हाय स्टूडेंट्स, किड चैनल क्लासेस में आपका स्वागत है। तो मैं आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो बेटे, पिछली वीडियो में हमने जान लिया था रासायनिक संयोजन के नियम। तो रासायनिक संयोजन के नियम में हमने बहुत सारे पॉइंट्स पढ़े थे। उन पॉइंट को लेकर आज हम जानने वाले हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। ठीक है बेटे, तो सबसे पहली बात क्या है, डाल्टन ने बताया था, ये आप जानते हैं, मैंने पहले भी बताया था पीछे। तो ऋषि जो कनद थे उन्होंने परमाणु के बारे में बताया, लेकिन वो पूर्ण व्याख्या नहीं कर पाए। कुछ समय पश्चात जो डाल्टन हुए हमारे, उन्होंने एक शब्द दिया था, एटम। ठीक है, क्या शब्द दिया था बेटे? एटम। ओके, तो उन्होंने अनुसार ही मैं बता देता हूं कि द्रव्य छोटे छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है, जिसे एटम कहते हैं। और जॉन डाल्टन ने रसायन दर्शन शास्त्र की एक नई पद्धति क्या की थी, प्रकाशित की थी, जिसका नाम इंग्लिश में है ए न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी। ठीक है बेटा, क्या है? ए न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी। ठीक है, प्रकाशित की, जिसके तथ्य क्या हैं, निम्न प्रकार हैं। ठीक है, चलिए समझ कर चलेंगे, नॉर्मल सी बात है, कोई खास इतना हार्ड नहीं है ये। देखो यहाँ पर एक वर्ड आया है अति सूक्ष्म कण, तो यहीं से क्लियर हो जाता है कि परमाणु एक तो अति सूक्ष्म कण, एक छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते। इसका मतलब क्या है भैया? अविभाज्य। क्या है भैया? अविभाज्य। ठीक है, तो कॉमन यहाँ से क्या हो जाता है, द्रव्य अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। परमाणु के और अधिक छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते, मतलब क्या है? अविभाज्य कण है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। अगला टर्म्स कहता है किसी तत्व के सभी परमाणु। देखो, किसी तत्व के सभी परमाणु मतलब मान लो ये हमारा कोई एलिमेंट है और उसमें परमाणु क्या है, मतलब एक से अधिक परमाणु होंगे, और कितने होते हैं उसके बारे में आगे जानेंगे, मोल संकल्पना के बारे में। क्या तो ये क्या है, मतलब मेरे परमाणु हो गए, क्या हो गए? परमाणु। अब ये परमाणु कितने भी हैं, तो सभी परमाणु द्रव्य, सभी परमाणु क्या है, किसी तत्व के सभी परमाणु द्रव्यमान, आकार तथा गुणों में क्या होते हैं भैया? समान होते हैं। ठीक है, चाहे कितने भी हो। लेकिन यदि तत्व अलग अलग हों, क्या हो बेटे? तत्व अलग अलग हों, तो अलग अलग तत्वों के परमाणु द्रव्यमान, आकार व गुणों में क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। अब ऐसा नहीं है दो परमाणु अलग अलग आ जाए और आप क्या हो जी, इसके भी परमाणु और इसके भी परमाणु क्या होंगे? गुणों में समान होंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है बेटे, नेक्स्ट चलते हैं। अगला टर्म्स, परमाणु को न तो बनाया जा सकता है और न ही क्या किया जा सकता है बेटे? नष्ट किया जा सकता है। बिल्कुल कॉमन, एटम को बनाना या नष्ट करना हमारे बस की बात नहीं है। ठीक है बेटे, 5 पॉइंट आता है, परमाणु वह सूक्ष्म कण है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। ये हमने परमाणु की डेफिनेशन में भी आपको बताया था। 6 पॉइंट कहता है अलग अलग तत्वों के या समान तत्वों के परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा था H2O2, ये अणु की डेफिनेशन में पढ़ाया था हमने, या जल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यौगिक बनाने के लिए तत्वों के परमाणु सरल अनुपात में संयोग करते हैं, जैसे 1:1, 1:2 या 3:1। ये कहाँ जाना हमने? रासायनिक संयोजन के नियम में जाना। ठीक है, अब डाल्टन ने ये सिद्धांत तो दिया, बट इसमें क्या पाई गई? कुछ कमियां पाई गई या सीमाएं, डाल्टन के नियम के कुछ सीमाएं क्या थी? लिमिटेशन ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, पहला। अब डाल्टन के सिद्धांत में क्या है? रासायनिक संयोजन के नियम की व्याख्या बिल्कुल की जा सकती है, बिल्कुल, लेकिन ये क्या नहीं करता? इससे गैसीय आयतनों के नियम की व्याख्या नहीं की जा सकी। ठीक है, दूसरा टर्म्स, यह परमाणु के संयोजन के कारण भी नहीं बता सका, जिसकी बाद में अन्य वैज्ञानिकों ने क्या की बेटे? व्याख्या की। ओके, कंफर्म हुआ? चलिए, तो यहां तक हमने जाना डाल्टन के बारे में। उसके बाद चलते हैं हम लोग परमाणु भार या एटॉमिक मास क्या होता है बेटे। तो परमाणु भार, एटॉमिक मास को लेकर बच्चों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि सर ये याद नहीं रहता। बिल्कुल सही बात है, पहले मेरी बात समझेंगे, फिर मैं आपको ऐसे ट्रिक दूंगा जिससे आपको बिल्कुल समझ में आएगा, ये समझेंगे। एटॉमिक मास को ज्ञात करने के लिए पहले इतनी हाई टेक्नोलॉजी ज्ञात नहीं थी। क्या करते थे? एक तत्व के सापेक्ष दूसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान का क्या लगाते थे? अनुमान लगाते थे, ऐसे आंकड़ा बना के चलते थे। ठीक है ना, ऐसे ही। तो सबसे पहले कॉमन बात क्या है? परमाणु अत्यंत छोटे होते हैं, इनका द्रव्यमान बहुत कम होता है। आज सही सही परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने की बेहतर तकनीकी, जैसे
मास स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है भैया, उपलब्ध है। क्या है, उपलब्ध है। ठीक है बेटे, ध्यान देंगे। लेकिन याद रखेंगे 19वीं शताब्दी में वैज्ञानिक एक परमाणु का द्रव्यमान दूसरे के सापेक्ष प्रायोगिक रूप से निर्धारित क्या करते थे, कर सकते थे। ठीक है, पहले मास स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं थी। ठीक है बेटा, तो आपको मैं एक सूत्र बता के चलूंगा, इससे आपकी क्या हो जाएगी भैया, इस सूत्र से आपकी डेफिनेशन इसकी बहुत आसान हो जाएगी। जो वर्ड आप लोग देख रहे हैं वो बहुत आसान लगेंगे, जरा ध्यान दो। क्या है हमारा, तत्व का सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान बराबर किसके होता है, तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान बटे कार्बन 12 के एक, कार्बन 12 क्या है यहाँ, एक समस्थानिक है। पढ़े हैं ना आपने समस्थानिक, नहीं पढ़े हैं अभी, मैंने पीछे जिक्र किया था कहीं समस्थानिक का। ठीक है बेटा, तो क्या है, कार्बन 12 एक समस्थानिक है। ठीक है, तो कार्बन 12 के एक परमाणु के भार का 1/12, क्या बेटे, 1/12, मतलब इसका मतलब यह है किसी भी एक तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान होता है उसे हम कार्बन परमाणु के या कार्बन 12 के एक परमाणु के भार को, मतलब कार्बन 12 के एक परमाणु के भार में 1/12 की गुना करके क्या करते हैं, उस तत्व के परमाणु के द्रव्यमान को भाग देते हैं, तो उसका सापेक्ष हमें क्या ज्ञात हो जाता है, तत्व का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से डेफिनेशन में क्या हो जाता है ये समझ के चलेंगे। तो किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान वह संख्या है जो यह बतलाती है कि उस तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु के भार के 1/12वें भाग से, ठीक है बेटे, भार के 1/12वें भाग से कितना गुना भारी है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो अब मान लो सपोज करो, यहाँ देखो, तत्व के परमाणु का द्रव्यमान को क्या करते हैं, कार्बन 12 के परमाणु के भार के 1/12वें भाग से क्या करते हैं, भाग देते हैं। ठीक है ना, तभी तो ये डेफिनेशन थोड़ी अजीब लग जाती है। चलिए नेक्स्ट, 1 AMU बराबर किसके होता है, 1 AMU बराबर होता है हमारा 1.66056 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा हमारा, -24 है ये। ठीक है बेटा, कितना है, -24 ग्राम। ओके, तो हाइड्रोजन के परमाणु का द्रव्यमान बराबर कितना होगा हमारे पास, मान लो हमारे पास एक MU की वैल्यू आ गई है ये। ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे, इसको ही क्या मान लेंगे, मानक मान लेंगे, और इसी के सापेक्ष हम लोग क्या करेंगे, अन्य तत्वों के परमाणु द्रव्यमान को AMU में याद करेंगे। कैसे, देखो अब यहाँ थोड़े बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना भाई, हमें मतलब कंसीडर कर दिया गया कि एक MU की वैल्यू बराबर इतनी होती है। मान लो हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी से हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात कर लिया, कितना आ गया, 1.6736 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम आ गया। अब AMU के पदों में हाइड्रोजन के परमाणु का द्रव्यमान कैसे ज्ञात करेंगे, तो बेटे इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू से भाग दे देंगे, क्योंकि यही तो हमारी कार्बन 12 के 1/12 भाग के बराबर है। तो चलिए भाई हम कॉमन क्या करते हैं, तो 1.6736 10 की पावर 24 ग्राम को हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, और डिवाइड करके हमारा आंसर कितना आया, 1.0078 U आया। U या और इसको AMU भी बोल सकते हैं, पर पहले AMU बोलते थे एटॉमिक मास यूनिट, लेकिन अब U का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बेटा, राउंड ऑफ के अकॉर्डिंग एक इधर वैल्यू इंक्रीज कर देंगे तो 1.008 U मान सकते हैं। ठीक है, तो आजकल AMU के स्थान पर U का प्रयोग किया जाता है, जिसे एकीकृत द्रव्यमान कहते हैं। अब नेक्स्ट टर्म हमारा आता है औसत परमाणु द्रव्यमान। क्या जाता है भैया, औसत परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, चलिए औसत परमाणु द्रव्यमान का मतलब क्या है बेटे, औसत परमाणु द्रव्यमान का मैटर ये आ गया कि भाई कार्बन, मान लो कार्बन के 3 समस्थानिक मालूम है, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। अब ये 3 समस्थानिक हो गए। अब 3 समस्थानिक होने पर बताओ किसका द्रव्यमान मैन माने, तो इसीलिए प्रकृति में अनेक तत्व एक से अधिक समस्थानिकों के रूप में पाए जाते हैं। तो किसी भी तत्व को औसत परमाणु द्रव्यमान ज्ञात, किसी तत्व का आएगा बेटा यहाँ पर, ये नहीं है, किसी भी तत्व का औसत परमाणु द्रव्यमान ज्ञात किया जा सकता है। कैसे भैया, मान लो हमारे पास NCERT के अनुसार मैं लेके चलूंगा, समस्थानिक है कार्बन 12, 13 और 14। आपेक्षिक बहुलता का मतलब है इतने % ये पाया जाता है, इतने % ये, इतने % ये। अब
परमाणु द्रव्यमान क्या आएंगे, एक का 12 जाएगा, एक का 13.00, एक का 14.0017। तो अब हम क्या करेंगे, प्रत्येक कार्बन परमाणु मतलब कि प्रत्येक समस्थानिक की जो प्रतिशत मात्रा है, प्रतिशत मतलब 100 का भाग, अब 100 का भाग जो भी आ रहा है हमारा पास, मान लो सपोज करो हमारी मात्रा कितनी आई है, 98.892 आई है, तो बटे 100 से भाग देंगे तो, क्योंकि परसेंट में है ना ये, तो हमारे पास कितनी आएगी पूर्ण मात्रा, प्रतिशत से अलग हटाएंगे तो 100 से डिवाइड करने के बाद 98.98892 आएगी, और उसका परमाणु द्रव्यमान कितना है 12। 12 यू से गुना करेंगे, ऐसे ही इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करके ऐड करने के बाद हमारा कितना आएगा 12.011 यू आएगा। तो इसीलिए हम कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना रखते हैं भैया, 12 रखते हैं। ठीक है, किसके पदों में, यू के पदों में या फिर एएमयू के पदों में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जान लेते हैं हम किसके बारे में बेटे, आणविक द्रव्यमान के बारे में। किसके बारे में जान लेते हैं बेटे, आणविक द्रव्यमान के बारे में। चलो तो भाई जान लेते हैं किसके बारे में भैया, आणविक द्रव्यमान के बारे में। ठीक है, हमने परमाणुक द्रव्यमान पढ़े, और परमाणु द्रव्यमान को हम एएमयू में कैसे ज्ञात करते हैं वो भी हमने तुम्हें बता दिया है। ठीक है, तो अब हमें जानना है आणविक द्रव्यमान क्या होता है। ठीक है बेटे, तो आणविक द्रव्यमान एक ऐसा पॉइंट है जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। होता क्या है हमारे पास, यहाँ पर देखो मैंने आपको कुछ परमाणविक द्रव्यमान दिखाए हैं तत्वों के, जैसे हाइड्रोजन का है, फास्फोरस, कार्बन, सल्फर। ठीक है ना, ये सारे परमाणु द्रव्यमान काय में मानूंगा मैं भाई, एएमयू में। किसमें मानूंगा भैया, एएमयू में, या मैं कह सकता हूँ किसमें भैया, यू में। ठीक है, तो आणविक द्रव्यमान का मतलब क्या होता है, प्रत्येक तत्व के परमाणु द्रव्यमान तथा उपस्थित परमाणु की संख्या के गुणनफल का योग आणविक द्रव्यमान कहलाता है। ठीक है, बहुत सिंपल होता है ये। ठीक है, मैंने परमाणु द्रव्यमान जहाँ पर पढ़ाया था वहाँ पर एग्जाम्पल नहीं लिए थे, तो मैंने यहाँ पर लिए हैं क्योंकि यहाँ पर हमें अणु की ज्ञात करने हैं ताकि हमें आसानी हो जाए। ठीक है, चलिए जैसे कि हम लोग जान लेते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम एग्जाम्पल में, लाइक दिस, किसका भी है, CH4 का। ओके, तो CH4 का हमें क्या निकालना है, आणविक द्रव्यमान निकालना है। जब भी हमने पढ़ा है किसी भी परमाणु का द्रव्यमान और उनके जो अणुओं की संख्या होती है उसका गुणनफल होता है, तो हम कैसे फॉर्मूला बनाएंगे, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान प्लस हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 4 है, 4 इंटू हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान। ठीक है बेटा, तो चलिए रखते हैं, कार्बन का कितना होता है भैया हमारा 12 प्लस आगे क्या है 4 इंटू हाइड्रोजन का कितना होता है हमारा 1। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा 4 प्लस इसकल टू आ गया हमारा 16। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट जान लेते हैं भाई H2SO4 का, तो वही कॉमन 2 इंटू H का कितना है भैया 1 प्लस S का कितना होता है हमारा 32 मतलब 32 प्लस O की संख्या कितनी है 4 इंटू O का कितना होता है हमारा 16। चलिए तो हमारा आ गया 2 प्लस 32 64 इसकल टू आ जाएगा हमारा 98। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं भैया, आणविक द्रव्यमान निकाल सकते हैं। C6H12O6 का निकालते हैं हम लोग, ये क्या है हमारा ग्लूकोज है। तो चलिए 6 गुना सी का कितना होता है 12 प्लस, देखो पहले सी के कितने हैं यहाँ पर 6 हैं, तो इसलिए 6 को मल्टीप्लाई में पहले रखेंगे, और सी का कितना होता है एटॉमिक नंबर 12 होता है, कहाँ है अभी देख लेंगे मैंने जो लिखवाए हैं। एच का अब आगे आ जाएगी कंडीशन, एच की संख्या कितनी है 12 इंटू एच का कितना होता है 1 प्लस 6 गुना ओ का कितना होता है 16, तो हमारे पास कितना आ जाएगा भैया 72 प्लस 12 प्लस 96। ठीक है, अब ऐड करेंगे हमारा कितना आ जाएगा भैया 180। ठीक है, चलिए नेक्स्ट
इस प्रकार से क्या कर सकते हैं आप आणविक द्रव्यमान निकाल सकते हैं। जैसे वो पूछता है किसका भैया, CO2 का, तो कैसे निकालेंगे आप लोग, तो सी का कितना होता है 12 प्लस 2 इंटू, क्योंकि यहाँ पर ओ के 2 है ना, ओ का कितना होता है 16, तो टोटल हमारा कितना आ जाएगा 12 प्लस 32 इजकल टू कितना आ जाएगा हमारा 44 आ जाएगा। ठीक है बेटा, कितना आ जाएगा 44, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे। आगे चलते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग NH3 कोमा यूरिया है, NH2CO NH2, ठीक है, या फिर हम बात करें HNO3, ठीक है, HCl, तो इनके क्या कर सकते हैं आप लोग आणविक द्रव्यमान निकाल के देख सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। एक बात और भी ध्यान रखेंगे बेटे, कुछ हमारे पास यौगिक होते हैं लाइक दिस, जैसे NaCl, तो हम इनको बोलते हैं सूत्र द्रव्यमान। ठीक है, तो इन्हें आणविक द्रव्यमान में नहीं माना जाता, इनको सूत्र द्रव्यमान में माना जाता है, क्योंकि इनमें जो परमाणु मतलब होते हैं वो आणविक फॉर्म में नहीं होते, किसके फॉर्म में होते हैं भैया, क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं। ठीक है, लाइक दिस, जैसे NaCl है, KCl है, तो इसका आणविक द्रव्यमान ना बोलकर क्या बोला जाता है, हमारा सूत्र द्रव्यमान बोला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। अगला टर्म्स बेटे हमारा आता है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसे हम बोलेंगे मोल संकल्पना। ठीक है, मोल संकल्पना के बारे में पहले हम डिफाइन कर लेते हैं। मोल संकल्पना बहुत बेहतरीन टॉपिक है, और हर एग्जाम के अंदर, कोई भी एग्जाम हो आपका, सभी एग्जाम के अंदर मोल संकल्पना पे क्वेश्चन लगता ही लगता है। ठीक है बेटा,